हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है निरुद्ध प्रकश एवं फीमोसिस। निरुद्ध प्रकश, निरुद्ध मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन, शिश्नमणि मीन्स ग्लैंड्स को प्रीप्यूस पूरी तरीके से ढक लेता है। उसके कारण निरुद्ध मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ग्लैंड्स प्रकाश में नहीं आ पाता। इसी को हम लोग निरुद्ध प्रकाश कहते हैं और मॉडर्न में इसी कंडीशन को हम लोग फीमोसिस से कोरिलेट करते हैं। इसके निदान एवं संप्राप्ति। वात उपसिस्टम एवं तु चर्म संश्रते मणि। आपने हमेशा याद रखना है, निरुद्ध प्रकाश का प्रधान दोष वात है। वात के कारण चर्म, चर्म मीन्स प्रीप्यूस, संश्रते मणि, मणि मीन्स ग्लैंस पेनिस, जो प्रीप्यूस है वो मणि को, ग्लैंस को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। मणिश्चर्म उपनद्धस्तु मूत्र स्रोत रुणंति च। इस मणि के पूरी तरीके से कवर्ड हो जाने के कारण मूत्र स्रोत मीन्स एक्सटर्नल यूरिथ्रल मेटस भी प्रीप्यूस के द्वारा कवर्ड हो जाता है। इस वजह से निरुद्ध प्रकशे तस्मिन मंदधारम आवेदनम, इसी को हम लोग निरुद्ध प्रकश कहेंगे। और इसका रोगी मंदधारम आवेदनम, आवेदनम मतलब पेनलेस, मंदधारम जो यूरिन का फ्लो है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। निरुद्ध प्रकश के रोगी का जो यूरिन का फ्लो है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। आवेदनम बिना किसी वेदना के। मूत्रम प्रवर्तते जंतो मणि नाचा विदीर्यते। मूत्र प्रवर्तते, मूत्र त्याग करते समय ड्यूरिंग मैच्योरेशन मणि नाचा विदीर्यते, जो ग्लैंस पेनिस है, मणि है, वो अनकवर्ड नहीं हो पाती है। इसी कंडीशन को हम लोग निरुद्ध प्रकश कहते हैं। निरुद्ध प्रकशम विद्यात सरुजम वात संभवम। तो ये निरुद्ध प्रकश है। सरुजम ये पेनफुल हो सकता है, परंतु दोनों ही कंडीशन में इसका प्रधान दोष वात है। यदि ये कंजेनिटल है, जन्म बल प्रवृत्त है, तो ये अवेदनम है, बिना किसी वेदना के है। परंतु ये एक्वायर्ड कंडीशन है, तो इसी को हम लोग सरुजम पेनफुल भी समझ सकते हैं। परंतु दोनों ही अवस्थाओं में प्रधान दोष वात है। आचार्य वाग्भट ने इसके बारे में कहा है, मणे विकास रोधश्च स निरुद्ध मणिगत। मणे विकास मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द ग्लैंस पेनिस। ड्यूरिंग डेवलपमेंट है, अगर ड्यूरिंग डेवलपमेंट ग्लैंस पेनिस में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है, कोई फॉल्ट होता है, तो मणि और चर्म, प्रीप्यूस एवं ग्लैंस के बीच में एक एडिशंस बन जाता है। उसी को हम लोग निरुद्ध प्रकश कहते हैं। आचार्य डलन ने दुरूढ़ अवपाटिका, आचार्य डलन ने दुरूढ़ अवपाटिका को इसको पर्याय कहा है, याद रखिएगा। दुरूढ़ अवपाटिका और निरुद्ध प्रकश एक दूसरे के पर्याय हैं। इसकी चिकित्सा। निरुद्ध प्रकशे नाड़िम लौहिम उभयतो मुखिम। निरुद्ध प्रकश की चिकित्सा के लिए आपने उभयतो मुखिम, दोनों तरफ से ओपन एक ट्यूब लेनी है। नाड़ी मीन्स एक होलर ट्यूब आपने लेनी है। ये ट्यूब लौहिम मेटल की हो सकती है। यदि मेटल अवेलेबल नहीं है, डार्विम, डार्विम मीन्स वुडन, लकड़ी की आप कोई एक होलर ट्यूब ले सकते हैं। जतुकृताम लाख की बनी हुई हो सकती है। उसके पश्चात घृताभ्यक्ताम प्रवेशित, घृत से उसको ल्यूब्रिकेट करने के बाद आपने उसको यूरेथ्रा में इंसर्ट करना है। इसके पश्चात परिषेके वसा मज्ज शिशुमार वराहयो, आपने परिषेक करना है वसा और मज्जा के द्वारा। वसा और मज्जा वो भी किसकी? शिशुमार। शिशुमार मीन्स मगरमच्छ, वराह मीन्स पिग, सुअर। तो मगरमच्छ और सुअर की वसा एवं मज्जा के द्वारा आपने इसका परिषेक करना है। इसके अतिरिक्त चक्र तेलम तथा योज्यम वातंग द्रव्य से युतम, वातग्न द्रव्यों से युक्त चक्र तेल का भी आप प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो चक्र तेल आपने याद रखना है। निरुद्ध प्रकश के अतिरिक्त भी चक्र तेल का बहुत सी कंडीशंस में प्रयोग बताया गया है, जैसे चिप्प रोग चिकित्सा एवं भग्न रोग चिकित्सा। तो आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। त्रिहात त्रिहात स्थूलतराम सम्यक नाड़िम प्रवेशित। प्रत्येक 3-3 दिन पर आपने कुछ कुछ मोटाई वाली नाड़ी का प्रयोग वहां पर करना है।
तो ये एक तरीके से ये ग्रेजुअल यूरिथ्रल डायलेटेशन है कि प्रत्येक 3-3 दिन पर आपने नाड़ी की जो मोटाई है उसको बढ़ाते जाना है। ठीक है। नेक्स्ट है स्रोतो विवर्धित एवं स्निग्धम अन्नम च भोजित। स्रोतो विवर्धित, स्रोतो मीन्स स्रोतस, एक्सटर्नल यूरिथ्रल मेटस, अगर इसका प्रॉपर डायलेटेशन हो चुका है उसके पश्चात आपने वहां पर स्निग्ध अन्न रोगी को खाने के लिए देना चाहिए, क्योंकि इसका प्रधान दोष वात है, इसलिए आपने स्निग्ध अन्न का प्रयोग करवाना है। भित्वा व सेवने मुक्त्वा सद्यक्षतवद आचरेत। यदि उपरोक्त चिकित्सा के द्वारा वहां पर लाभ नहीं मिल पा रहा है तो आपने वहां पर शस्त्र कर्म करना है। और शस्त्र कर्म कौन सा करना है? भित्वा, भेदन चिकित्सा करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शस्त्र कर्म करना है आपने भेदन। आपने कभी भी इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मॉडर्न में इसकी चिकित्सा है सर्कमसिजन, जो कि एक प्रकार की छेदन चिकित्सा है, परंतु आयुर्वेद में यहाँ पर भेदन बताया गया है आचार्य सुश्रुत ने। तो ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निरुद्ध प्रकर्ष में किस प्रकार का आयुर्वेद शस्त्र कर्म किया जाता है। तो यह है भेदन चिकित्सा। सेवनी मुक्तवा, सेवनी को बचाते हुए आपने वहां पर भेदन करना है, और इससे जो वुंड क्रिएट हो रहा है उसकी चिकित्सा आपने करनी है। सद्यक्षतवत आचरेत। सद्यक्षत मीन्स ट्रॉमेटिक वुंड के समान आपने उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। फीमोसिस निरुद्ध प्रकर्ष को ही हम लोग मॉडर्न में फीमोसिस से कोरिलेट करते हैं। तो फीमोसिस इज नॉन रिट्रैक्शन ऑफ प्रीप्यूस। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो प्रीप्यूस है उसने पूरी तरीके से ग्लैंड्स को कवर कर रखा है, और एक्सटर्नल यूरिथ्रल मेटस उसकी नैरोइंग हो चुकी है, जो ये एक तरीके से पिन होल मेटस के रूप में दिखाई दे रहा है। When the orifice of the prepuce is too small to permit its retraction over the glans penis, ये पेनिस ग्लैंस पेनिस है, पूरी तरीके से प्रीप्यूस से कवर्ड है, आप इसको पीछे की तरफ रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसी को हम लोग फीमोसिस कहते हैं। इसको इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पेनिस है, फोरस्किन या प्रीप्यूस ये दोनों सिनोनिम है। इसने ग्लैंस को पूरी तरीके से कवर कर रखा है, आप देख सकते हैं, और यह है स्क्रोटम। टाइप्स फीमोसिस के 2 टाइप्स हैं। पहला है फिजियोलॉजिकल या कंजेनिटल फीमोसिस। ये मोस्ट कॉमन टाइप है, आपने याद रखना है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फीमोसिस जो है वो है कंजेनिटल या फिजियोलॉजिकल फीमोसिस। अप्रोक्सीमेटली 96 मेल चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ उनको कंजेनिटल फीमोसिस होता है, क्योंकि वहां पर ग्लैंस पेनिस और प्रीप्यूस के बीच में एक एडिशंस बन जाते हैं। ये एडिशंस जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाएगी, ये एडिशंस धीरे धीरे कम होते जाते हैं, और ये कंडीशंस स्पॉन्टेनियसली ठीक होती जाती है। तो ये है कंजेनिटल फीमोसिस। इसके लिए आपको कभी भी किसी ट्रीटमेंट की यूजुअली रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पर एक कंडीशन और होती है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रेंडुलम ब्रेवी। फ्रेंडुलम ब्रेवी एक स्किन फोल्ड है। स्किन फोल्ड ग्लैंस पेनिस और प्रीप्यूस के बीच में एक कनेक्शन होता है, इसकी वजह से प्रीप्यूस को ग्लैंस के ऊपर रिट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ये है फ्रेंडुलम ब्रेवी। ये भी एक कंजेनिटल कंडीशन है। इसको हम लोग समझ सकते हैं जैसे एक टंग टाई। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि अपनी टंग मीन्स जुबान को पूरी तरीके से मुंह से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि वहां पर अंडर सरफेस ऑफ द टंग एक स्किन फोल्ड होता है जो कि उसकी मूवमेंट को हैम्पर करता है, रोकता है। ऐसा ही एक स्किन फोल्ड यहाँ पर है जो कि प्रीप्यूस और ग्लैंस पेनिस के बीच में है। ये प्रीप्यूस के ग्लैंस पेनिस के ऊपर रिट्रैक्शन को रोकता है। इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेंडुलम ब्रेवी। पर ये कंजेनिटल फीमोसिस है। ये जैसे जैसे रोगी की बच्चे की उम्र बढ़ती जाएगी और इसमें अपने आप ही सुधार होता जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है पैथोलॉजिकल या एक्वायर्ड फीमोसिस। ये कंपैरेटिवली अनकॉमन कंडीशन है, परंतु ये भी बहुत सी बार देखने को मिलती है। इसकी एटियोलॉजी है ट्रॉमा। किसी भी कारण से अगर फोर्सफुली प्रीप्यूस को ग्लैंस के ऊपर रिट्रैक्ट किया जाता है तो वहां पर ट्रॉमा हो सकता है। ट्रॉमा की वजह से वहां पर एक वुंड बनेगा। वुंड के बाद उसकी स्कैरिंग होती है।
स्कार फॉर्मेशन होगा, उसकी वजह से वहां पर एक कॉन्ट्रक्चर डेवलप होगा और वही है फीमोसिस। तो ये है ट्रॉमेटिक फीमोसिस, आपने याद रखना है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन। किसी भी वजह से अगर वहां इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है तो आप याद रख सकते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रीप्यूस इज नोन एज पोस्थाइटिस और इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लैंड्स इज नोन एज बेलेनाइटिस। तो बेलेनाइटिस है इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लैंड्स और पोस्थाइटिस है इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रीप्यूस। दोनों कंडीशन यदि एक साथ हैं तो उसको हम लोग कहेंगे बेलेनोपोस्थाइटिस। ये कंडीशन यूजुअली डायबिटिक पेशेंट्स में देखने को मिलती है और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से वहां पर एक स्कार डेवलप होगा, एक वुंड बनेगा और उसके बाद वहां पर एक कॉन्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। तो यूजुअली डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर इन्फ्लामेटरी फीमोसिस भी देखा जाता है, क्योंकि डायबिटीज की जो पेशेंट्स हैं वहां पर शुगर लेडन टिश्यूज जो हैं वो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है फॉर द बैक्टीरियल कंटामिनेशन एंड इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट है मैलिग्नेंसी। कार्सिनोमा ऑफ द पेनिस, ये भी बहुत सी बार फीमोसिस का एक कारण होता है। ये कंडीशन यूजुअली ओल्ड एज पेशेंट्स में देखने को मिलती है। यदि कोई ओल्ड एज का पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको सडन अचानक से फीमोसिस या नैरोइंग ऑफ द प्रीप्यूस या नैरोइंग ऑफ द एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटस हो गया है, तो आप डाउट कर सकते हैं कि यहाँ पर कार्सिनोमा ऑफ द पेनिस हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट द प्रीप्यूस। हम पहले बात कर ही चुके हैं कि प्रीप्यूस ने, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि प्रीप्यूस ने ग्लैंस पेनिस को पूरी तरीके से कवर कर रखा है और एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटस जो है उसकी नैरोइंग हो चुकी है। इसकी वजह से इस प्रीप्यूस को पीछे की ओर रिट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। डिफिकल्टी इन मैच्योरेशन, क्योंकि एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटस इससे कवर्ड है तो डेफिनेटली वहां पर मैच्योरेशन में मूत्र त्याग करते समय डिफिकल्टी तो होती ही है। बच्चों में यूजुअली बैलूनिंग ऑफ द प्रीप्यूस, जब बच्चा मैच्योरेट करेगा तो उसकी वजह से यहाँ पर जो प्रीप्यूस है वो फूल जाएगी। जैसे बैलून फूल जाता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर प्रीप्यूस की भी बैलूनिंग हो जाती है। पेशेंट ऑफ द फीमोसिस आर मोर प्रोन टू बेलेनोपोस्थाइटिस। हम पहले बात की, बेलेनोपोस्थाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोथ प्रीप्यूस एंड ग्लैंड्स, क्योंकि ग्लैंड्स के इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं बेलेनाइटिस एंड जो प्रीप्यूस का इन्फ्लेमेशन है इसको हम लोग कहते हैं पोस्थाइटिस। कॉम्प्लिकेशंस, तो कॉम्प्लिकेशन, सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है बेलेनोपोस्थाइटिस, इसके हम लोग बात कर ही चुके हैं। नेक्स्ट है पैराफीमोसिस। पैराफीमोसिस क्या है? यदि कोई पेशेंट जिसको फीमोसिस है उसको उसके प्रीप्यूस को फोर्सफुली पीछे की ओर रिट्रैक्ट किया जाए, उसके पश्चात उसको हम लोग नॉर्मल कंडीशन में खींचकर नहीं ला पाते, यही है पैराफीमोसिस। इस कंडीशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है रिटेंशन ऑफ यूरिन। हमने पहले बात की कि वहां पर मैच्योरेशन में डिफिकल्टी है। हो सकता है कि अगर वहां पर पिन होल मीटस है या यूरिथ्रल जो कवरिंग है वो बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से वहां पर हाइड्रोनेफ्रोसिस या हाइड्रोयूरेटर भी हो सकता है, परंतु ये कंडीशन बहुत ही रेयर है। प्रीप्यूसियल कैल्कुली फॉर्मेशन ड्यू टू स्मैग्मा कलेक्शन ऑफ द प्रीप्यूसियल सैक। स्मैग्मा जो कि अगर आप प्रीप्यूस को हर दिन क्लीन नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर एक स्मैग्मा का कलेक्शन हो जाता है अंडर सरफेस ऑफ द प्रीप्यूस। यही स्मैग्मा अगर बहुत लंबे टाइम तक वहां रहता है तो उसमें हार्डनिंग हो जाती है और यही हार्डनिंग कैलकुली या कैलकुलस फॉर्मेशन में भी कन्वर्ट हो सकती है। कार्सिनोमा ऑफ द पेनिस ड्यू टू कलेक्शन ऑफ स्मैग्मा। स्मैग्मा हमने बात की, ये स्मैग्मा ही कार्सिनोमा ऑफ द पेनिस का सबसे बड़ा कॉज है। याद रखिएगा, जिन पेशेंट्स में या जिन संप्रदाय में, धर्म में सर्कमसिजन किया जाता है, जैसे मुस्लिम्स हैं, ज्यूज हैं, वहां पर स्मैग्मा का कलेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि प्रीप्यूस नहीं है, इसलिए स्मैग्मा भी नहीं होगा, तो वहां पर कार्सिनोमा ऑफ द पेनिस का एविडेंस बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, कार्सिनोमा ऑफ द पेनिस का सबसे बड़ा कॉज है वो है स्मैग्मा कलेक्शन। मैनेजमेंट इसको हम लोग, सबसे पहला मैनेजमेंट है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट।
स्टेरॉइड्स, टॉपिकल स्टेरॉइड्स, हमने बात की कि वहां पर इन्फ्लामेशन एक बड़ा कॉज था। स्टेरॉइड्स एक पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। टॉपिकल स्टेरॉइड्स की वजह से वहां पर बहुत सी बार इन्फ्लामेशन सबसाइड होता है और वहां पर जो फिमोसिस है ये चला जाता है। ग्रेजुअल डायलेटेशन एंड स्ट्रेचिंग, यही हमने बात की। आचार्य सुश्रुत ने भी यही बताया कि प्रत्येक 3-3 दिन पर आपने उभयतोमुखी नाड़ी का प्रयोग वहां पर करना है। तो वैसे ही ये ग्रेजुअल यूरिथ्रल डायलेटेशन है और इसको स्ट्रेचिंग है। इसको हम लोग अंडर सिडेशन या अंडर लोकल अनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं, परंतु हर दिन आपने इसको करना है ग्रेजुअल। पेरेंट्स को भी हम लोग इसके लिए टीचिंग कर सकते हैं कि बच्चे के लिए आपने हर दिन एक बार इसके प्रीप्यूस को पीछे की ओर रिट्रैक्ट करना है और उसको स्ट्रेच करना है। अगर यूजुअली अगर वो फिजियोलॉजिकल फिमोसिस है तो मोस्ट ऑफ द केसेस इससे सबसाइड हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। परंतु अगर इससे भी रिजल्ट्स नहीं मिलते तो आप वहां पर सर्जिकल मैनेजमेंट की ओर जा सकते हैं। सबसे कॉमन जिसका प्रोसीजर है वो है सर्कमसिजन। ये सबसे बेस्ट मेथड है सर्कमसिजन। इसके अंदर प्रीप्यूस जो है उसको एक्सरसाइज कर दिया जाता है और कंडीशन जो है सबसाइड हो जाती है। तो सबसे कॉमन और सबसे इफेक्टिव जो मेजर है वो है सर्कमसिजन। नेक्स्ट है लेजर थेरेपी। लेजर थेरेपी अभी अंडर ट्रायल है, परंतु इसके रिजल्ट्स सर्कमसिजन से बेटर नहीं है। तो ये हमारा टॉपिक था फिमोसिस एवं नृत्य प्रकर्ष। इसको आप और अधिक डिटेल में हमारी बुक से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।